नमस्कार, लक्ष्य मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आ गए हैं अपने उसी यूपीपी प्री एग्जाम के अंतर्गत पार्ट 3 को लेकर, और उम्मीद है जो हमने पार्ट 2 और इसके पहले डाला है आपने उसको पढ़ा होगा और आपके आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत ही सहयोगी कारगर होगा, ये तय है। तो चलते हैं अपने समय ना व्यतीत करते हुए अपने पहले क्वेश्चन पर और देखते हैं हम हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। इसका आंसर आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपको टाइम मिलेगा, आप इसका आंसर देंगे। लेकिन इसमें जो 4 क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, विकल्प दिए गए हैं, उन विकल्पों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो जो हमारे पास क्वेश्चनों की सीरीज है उनकी संख्या बढ़ जाएगी और आप इनको नोट भी कर सकते हैं। दिया है मन को आनंदित करने वाला, मन को आनंदित करने वाला के लिए एक शब्द बताइए। क्या मोहित होगा, क्या प्रिय होगा, क्या श्रेयस होगा, क्या मनोरंजक होगा? आपको इसका आंसर देना है कि ABCD में से आपका सही आंसर क्या होगा। तो चलो पहले बात कर लेते हैं इसके। और देखो, जो वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है उसमें शब्द के साथ जुड़े प्रत्ययों का बड़ा महत्व होता है और शब्द में प्रत्यय लगते ही उसके अर्थ जो होते हैं वो अपने विशेष रूप को धारण कर लेते हैं। तो मोहित, प्रिय, श्रेयस और मनोरंजक, ये चारों ऑप्शन आपको कहीं ना कहीं आकर्षित करेंगे। लेकिन भूल मत करना, मन को आनंदित करने वाला कौन हो सकता है? मोहित, प्रिय, श्रेयस या मनोरंजक? मनोरंजक होता है। क्या होता है मेरे भाई? मनोरंजक होता है। लेकिन प्रश्न अभी खत्म नहीं हुआ। तो मोहित किसे कहते हैं? जो मन को मोह ले, जो मन को मोह ले उसे हम क्या कहते हैं? मोहित कहते हैं। प्रिय कौन होता है? जो हमारे लिए सबसे प्रिय हो, जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रिय कहते हैं। श्रेयस कौन होता है? जो हमारे लिए श्रेयस्कर हो, जो हमारे लिए श्रेयस्कर हो उसको श्रेयस बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन में 3 अतिरिक्त क्वेश्चन आपको मिल गए हैं। यानी अगर बाय चांस मान लिया आयोग ने मन को आनंदित करने वाले की जगह मन को मोहित करने वाला, जो हमारे लिए सबसे प्रिय अच्छा हो उसके लिए प्रिय, और जो हमारे लिए श्रेय को धारण करने वाला हो श्रेयस होता है। तो कहीं ना कहीं एक के साथ 3 क्वेश्चन हमें मिल गए हैं और उम्मीद है आप इसे कंठस्थ कर लेंगे या तो कहीं लिख लेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है ध्यान पूर्वक देखिएगा। यथार्थ का विलोम क्या होगा? आपको बताना है यथार्थ का विलोम क्या होगा। स्वप्न, विचार, उड़ान या काल्पनिक? उम्मीद है आपने इसका उत्तर काल्पनिक लगा दिया होगा, मुझे पता है। बाकी जो 3 बचे हैं इसका अगर हमको विलोम बताना हो तो हम क्या करेंगे? आ उपसर्ग को उसके साथ जोड़ देंगे। आ स्वप्न, आ विचार, आ उड़ान। ठीक है, बन जाएगा इसका विलोम। चलते हैं, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। वाक शुद्धि से लिया गया क्वेश्चन है। आपको शुद्ध वाक का चयन करना है। आंसर भी आप दे सकते हैं। इतनी रात बीता, आप कहां से आ रहे हैं? क्या इतनी रात बीता आप कहां से आ रहे हैं? इतनी रात हुआ आप कहां से आ रहे हैं? इतनी रात बीते, इतनी रात बीत गई है, बीते आप कहां से आ रहे हैं? इतना रात बीता, तो बीता तो शब्द आएगा ही नहीं। ठीक है, हुआ शब्द होगा ही नहीं। तो होगा क्या? इसमें सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा चौथा क्या कह रहा है, जरा इस पे विचार कर लेते हैं। मुहावरा पानी पी पी कर कोसना, पानी पी पी कर
कोसना, स्वार्थ की बात करना, पानी पीकर अमंगल चाहना। तो इसी मुहावरे का ये रिपीट वर्जन है। तो पूछा है अर्थ बताना है, तो कहीं आप ऐसा मत कीजिएगा इसी को रिपीट कर दीजिएगा, ठीक है। फिर कहा हर घड़ी दूसरे का अमंगल चाहना, पानी पी पी कर, यानी सी ऑप्शन हमारा जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, सुगंध का पर्यायवाची बताइए, ठीक है। अब देखेंगे 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, 4 वैकल्पिक प्रश्न है, वो वैकल्पिक उत्तर हैं एक प्रश्न के। आपको बताना है सुगंध का अर्थ क्या हो, ओ पर्यायवाची क्या हो जाए, पर्यायवाची बताना है, मतलब अर्थ वही रहे बस शब्द बदल जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची कहते हैं। जरा ध्यान दो, अगर बात करें इत्र, इत्र एक द्रव्य है जिसमें सुगंध होती है, तो आपको सुगंध की पर्यायवाची बतानी है, ना कि इत्र की। तो इत्र तो भैया खत्म हो गया। अगर हम बात करें केसर, केसर में भी सुगंध होता है, केसर में भी सुगंध होता है। तो केसर तो एक फूल से उगने वाला एक पराग होता है, तो ये भी सुगंध देता है। क्यों सुगंध देता है, सुगंध की पर्यायवाची नहीं हो सकता। अगर चंदन की बात करें तो चंदन भी एक लकड़ी है जिसे घिस करके हम लेप लगाने से वो गंध यानी सुगंध के साथ साथ शीतलता देता है, तो ये भी उसकी पर्यायवाची नहीं होगा। होगा क्या, सौरभ, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है वो सही हो जाएगा। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। जिसकी पूर्व से ही कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द बताएंगे। देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वाक्यांश है, एक वाक्य है, उसके लिए एक शब्द आपको लगाना है। लेकिन जो 4 शब्द यहाँ दिए गए हैं वो चारों शब्द जो हैं वो किस चीज को व्यक्त कर रहे हैं, वो किसी न किसी वाक्यांश के लिए प्रयोग किए गए एक शब्द हैं। तो बात करते हैं जिसकी पूर्व में कोई आशा ना की गई हो, बताना हमको इसको है, तो इसका अप्रत्याशित होता है, ये बात तो आपको एकदम पता है। लेकिन प्रश्न उठता है तो प्रत्याशा क्या होती है, जिसकी आशा की गई हो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रत्याशा। तो प्रश्न उठता है तो मार साहब अपरिमेय क्या होता है, जिसको मापा ना जा सके। अनाहुत क्या होता है, जिसको बुलाया ना गया हो, यानी बिन बुलाए मेहमान की तरह वो प्रयोग किया गया। ठीक मेरे लाल, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ये क्या कह रहा है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। आपको शुद्ध शब्द बताना है। शुद्ध शब्द बोले तो वर्तनी क्या होता है, किसी व्याकरण के नियम के अनुसार जो शब्द में परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को ठीक ठाक तरीके से लिख देना ही वर्तनी कहलाता है। ठीक है, दिया है अनुग्रहित, देखो शब्द बनता है अनुग्रह। अगर हम इस शब्द की बात करें तो ये शब्द सही होता है, क्योंकि अनुग्रह शब्द नहीं होता। लेकिन जब इसमें इत प्रत्यय का हम प्रयोग करते हैं तो ग्रह को री हो जाता है, तो बनता है अनुग्रहित, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आपने कई बार पढ़ा होगा इसे, थोड़ा बढ़िया शब्द था इसलिए आपके इस सेट में रख दिया गया है। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। देखो कुछ उपसर्ग तो घलुआ मिलते हैं, घलुआ बोले तो सहज में मिल जाते हैं, लेकिन कुछ उपसर्ग के लिए हमको व्याकरण का नियम पता होना चाहिए। मतलब कहाँ उपसर्ग लगेगा, कहाँ प्रत्यय लगेगा, प्रत्यय लगेगा तो उसके क्या नियम बदलेंगे, उपसर्ग लगेगा तो उसके क्या नियम बदलेंगे। तो जो अत्यंत है, इस अत्यंत में संधि के कारण जब उपसर्ग किसी शब्द के आगे लगता है तो अगर संधि का नियम उसमें बन रहा है तो उसमें काम करने लगता है, लेकिन उपसर्ग का रूप बदल जाता है, उपसर्ग नहीं बदलता। तो अत्यंत में अति उपसर्ग हो जाएगा, किसके आधार पर, संधि के नियम के आधार पर। ठीक है मेरे लल्ला, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9। इस शब्द भी आपका बहुत बढ़िया पढ़ा लिखा है, लेकिन उपत्यका का अर्थ क्या होता है, यानी ये भी एक वाक्यांश का शब्द ही है। या तो इस शब्द को समझ लो
या फिर उपत्यका का अर्थ बता दो। अर्थ बताओगे तब वो वाक्यांश आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। और वाक्यांश बताओगे तो एक शब्द भी बताना पड़ेगा। थोड़ा क्वेश्चन का मॉडल जो है वो उल्टा हो गया। आओ जरा देखते हैं, विचार करते हैं। सूर्य जिस पर्वत से के पीछे निकलता है, क्या उसे उपत्यका कहते हैं? प्राणियों के पेट का एक अंग, तो क्या उसे उपत्यका कहते हैं? पर्वत का शिखर, क्या उसे उपत्यका कहते हैं? पर्वत के पास की भूमि, क्या इसे उपत्यका कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं। डी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। लेकिन सही के साथ अन्य ऑप्शन को जानना, विकल्प को जानना आपका मूल कर्तव्य बनता है। संवैधानिक कर्तव्य तो नहीं कह सकता, लेकिन मूल कर्तव्य और व्यवहारिक कर्तव्य बन जाता है। चलो, जिस सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है उसे क्या कहते हैं? अरुणाचल, ठीक है, अरुणाचल। क्या आ जाएगा? अरुणाचल प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं। अरुणाचल, अरुण मतलब सूर्य, चल अचल मतलब पर्वत, जिस पर्वत के पीछे से आता है। प्राणियों के पेट का एक अंग, देखो भैया पेट में तो ऐसे बहुत अंग पाए जाते हैं, लेकिन अब ये पूछ लिया है तो इसको उदर अंग भी कह सकते हैं। उदर, उदरांग, ये आप प्रयोग कर सकते हो। बाकी इसका और कोई नहीं। भाई पेट के अंग के विषय में तुम पूछे हो तो पेट में बहुत अंग पाए जाते हैं। केका केका हम बताते चलेंगे। कौन आमाशय है, कौन पेट में और का पाया जाता है, तमाम चीज पाया जाता है। अब विज्ञान इतना वो नहीं है। आते हैं पर्वत का शिखर, चोटी कहलाता है। पर्वत का शिखर क्या कहलाता है? चोटी कहलाता है। तो 3 क्वेश्चन तो आपका ऑलरेडी तैयार हो गया, ठीक है मेरे लाल। आ जाओ अगले पे आते हैं। आ गया क्वेश्चन नंबर 10। बोल रहा है 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण होगा? ठीक है, देखो गज का है, एक माप है। गज क्या है? एक माप है, जो प्राचीन समय में चलता था। आज भी भूमि के जो आवंटन, भूमियां जो बांटी जाती हैं या मतलब कि कहीं भी प्लॉटिंग किया जाता है तो गज का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो 4 गज, अब मलमल क्या है? अरे मलमल कपड़ा होता है, तो 4 गज मलमल चाहिए। अब 4 गज क्या हो गया? एक आंकड़ा, परिमाप हो गया। और वो किसकी विशेषता बता रहा है? मलमल की बता रहा है, ठीक है। मलमल की विशेषता बता रहा है तो परिमाण बता रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है मेरे लाल। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11। बोल रहा है कि एक ही शब्द लिखे हैं तद्भव में, शीश का तत्सम शब्द क्या होगा? शीश का तत्सम, शीशा होगा, सिरा होगा, शीर्षक होगा या शीर्ष होगा? शीश का तत्सम शब्द बताना है आपको, ठीक है मेरे लाल। देखो भैया शीश है, शीश माने एकदम ऊपर, एकदम ऊपर, यानी शीर्ष का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12। भारतेंद्र युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है। यकर मतलब वो दुद्दू पत्रिका दिया है। आपको बताना है कि कौन भारतेंद्र युग में निकलता था। बाकी 3 और दिया है, ठीक है। इसमें से एक सही है जो आपके प्रश्न के अनुसार होगा, लेकिन 3 और बार वो तुम्हें जानक परी वो कब कब। देखो भारतेंद्र युग में कौन निकला? कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप। ये ऑप्शन आपका सही हो गया। ये भारतेंद्र युग की पत्रिकाएं हैं, आपने इसको पढ़ा होगा, भारतेंद्र चंद्र और बालकेश भट्ट, ठीक है। अब आते हैं सरस्वती पत्रिका और माधुरी पत्रिका। ये कब निकला था? द्विवेदी युग में। कब निकला भाई? द्विवेदी युग में निकला। ये पत्रिका किसमें आती थी? द्विवेदी युग में आती थी। अगर हम बात करते हैं कल्पना ज्ञानोदय की, तो ये कब आया? प्रयोगवाद में। ये कब आया? प्रयोगवाद की में। ये पत्रिका प्रयोगवाद में छपती थी। अगर हम बात करते हैं नवनीत और कादम्बरी, कादम्बरी नहीं है, आनंद कादम्बरी नहीं है बालकृष्ण भट्ट की, ठीक है। ये क्या है?
कादम्बनी है, तो ये कादम्बनी नई कविता, जब नई कविता शुरू हुई थी तो उसी नई कविता में इन पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ था। ठीक है, तो किसको जान गए? भारतेंदु में निकलने वाली पत्रिका कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप। सरस्वती पत्रिका माधुरी, सरस्वती पत्रिका और माधुरी किसमें आया? द्विवेदी युग में। प्रयोगवाद में कल्पना और ज्ञानोदय आ गया, नई कविता में नवनीत और कादम्बनी आ गया। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ अगले में आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? तद्भव पत्रिका के संपादक। देखो पत्रिका से दो क्वेश्चन हो गया, हो सकता है आपसे पत्रिका भी पूछ ले। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। लीलाधर जागुड़ी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, हरे प्रकाश उपाध्याय, अखिलेश। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं बहुत कम बच्चों ने इन नाम को सुना होगा। ठीक है, और आपने सुना है तो आपने अच्छा पढ़ा है। ठीक है, देखो तद्भव पत्रिका के प्रकाशक थे अखिलेश, संपादक थे अखिलेश। ठीक है, हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। आसान क्वेश्चन मिल गया, पढ़ा पढ़ाया मिल गया बचपन से। सूर सागर किस भाषा में रची है? किसकी रचना थी? सूरदास की। बोल रहे हैं किस में रची है? अवधी, ब्रज, छत्तीसगढ़ी, बुंदेली। आप अपने आप को जांचने के लिए आंसर तुरंत मार सकते हो। ठीक है, तो अवधी, बुंदेली, ब्रज या छत्तीसगढ़ी। तो सूर सागर तो भैया ब्रज में था। सूरदास जी ने किस भाषा का प्रयोग किया था? सिर्फ ब्रज का प्रयोग किया था। तो डरना नहीं, एकदम तुरंत आंसर लगाते जाना। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी थी? अरे भैया अगर पढ़े हो तो लग जाएगा, क्योंकि ये 6, 7, 8 की किताबों में पढ़ाया जाता है। सुमित्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक, सुमित्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखन लाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक, अब देखो मिलते जुलते नाम से सावधान रहो। अगर मिलता जुलता नाम आ गया एकर मतलब ई दोनों गलत बा और यही दोनों में से एक सही बा। अब तुम्हारा अगर पढ़ा पढ़ाया है तो सुभद्रा कुमारी चौहान है, और अगर खाली तुक्का तुम मार रहे हो तो सुमित्रा कुमारी चौहान हो जाएगा, और तुम्हारा जो 1 नंबर का क्वेश्चन होगा उसका चैप्टर तुम्हारा क्लोज हो जाएगा। तो मिलते जुलते नामों से सावधान रहें और अपने सुदृढ़, विचारपूर्ण, तर्कपूर्ण आंसर को देने का प्रयास करें। ठीक है मेरे लाल, आ जाओ अगले में आ जाते हैं। क्या गजब का मीटिंग मिट नहीं रहा है? ठीक है, अगले में आते हैं। अगला क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कष्ट के लिए खेद है कि यहाँ पे अंग्रेजी शब्द का प्रयोग है, तो इसको मैं हिंदी कर दे रहा हूं। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक, तो कष्ट के लिए खेद है। ठीक, अब आंसर आपका हो गया इनमें से कोई नहीं। पुल्लिंग कौन है? कछुआ, छिपकली, टोली। तो छिपकली घर पर दीवार पर चिपकती है स्त्रीलिंग, टोली बनाई जाती है, कछुआ मौज करता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन पुल्लिंग में क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन आ जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पर। उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? अर्थ के, शब्द के, रचना के, वाक्य के। देख भैया ये ऐसा एक क्वेश्चन है जो हर परीक्षा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास करता है। तो यकीन रखो अगर ये प्रयास करता है तो इसको सही बताने का और इसको मुंहतोड़ जवाब देने का तुम्हारे पास एक बढ़िया और भरपूर आंसर होना चाहिए। उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? वाक्य के अंग हैं, सबको पता है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18। क्या बोल रहा है? वाक्य और उसके भेद से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? गलत बताओगे, गलत। क्या बताना है? गलत। वाक्य के रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, और उसी का उत्तर है जो खेलेगा सो जीतेगा। ये तो भैया सही बात, ये तो सही बात, लेकिन प्रश्न अनुसार ये गलत है। विद्यार्थी आए और पढ़ने लगे, पढ़ने नहीं लगे, पढ़ने लगे, संयुक्त वाक्य बिल्कुल सही बात। राम मैच खेलता है, सरल वाक्य, इहो सही बात। अरे क्वेश्चनवा के सुमेलित करने का जो योग है वो सही है,
प्रश्नानुसार नहीं सही है। मोहन गया और सो गया, ये संयुक्त वाक्य होना चाहिए था, लेकिन यह सरल वाक्य लग गया। यह नाते हमारा लाला यह कहा हो गया, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्या बोल रहा है, कौन सा शब्द भिन्न अर्थ प्रकृति का है? इसको बनाएंगे, शब्द थोड़ा गलत है, प्रकृति यानी मूलता का। अब बताना है, देखो इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। 3 शब्द ऐसे हैं जो एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, एक शब्द उसमें में से नहीं है। अब आपको बताना है कौन नहीं है। देखो कार्तिकेय, सरभव, स्कंध। ठीक, कार्तिकेय, सरभव, स्कंध। कंद, स्कंद होता है, अस्कंद, स्कंद। ठीक है, ये जो हो जाएगा, ये शब्द, ये 3 शब्द जो हैं वो किसके पर्यायवाची हैं? कार्तिकेय के पर्यायवाची हैं, लेकिन खजाना नहीं है। तो ये अर्थ की दृष्टिकोण से भिन्न है, क्योंकि एक ही अर्थ को देने वाले 3 नाम हैं और एक शब्द ऐसा इसमें है जो अलग अर्थ को देता है। ठीक है मेरे लल्ला। क्वेश्चन नंबर 20, गजब का क्वेश्चन है भैया। मधुबन की छाती देखो सूखी कितनी इसकी कलियां। मैं वेट करूंगा, कम से कम लाइव भले नहीं हूं, लेकिन मैं आपका आंसर जब भी आप इसको पढ़ें, इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और जब मैं बता दूं उसके बाद तो बिल्कुल ना बताएं, पहले बताने का प्रयास करें। ठीक है, कि सूखी कितनी इसकी कलियां, उपरयुक्त में कौन सा अलंकार है? श्लेष, अन्योक्ति, यमक या रूपक अलंकार? कौन सा अलंकार है? श्लेष, अन्योक्ति, रूपक या यमक अलंकार? तो मेरे भाई, मधुबन की छाती देखो सूखी कितनी इसकी कलियां, आपको बताना है। वेट कर रहा हूं, बता दो तभी मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा, कि ताकि आप इसका सही आंसर दे ले जाओ। ठीक है, सूखी कितनी इसकी कलियां। यहां मधुबन के 2 अर्थ हैं, एक तो फूलों का बगीचा और एक व्यक्ति विशेष के लिए बताया गया है, इसलिए यहां श्लेष अलंकार है। क्या है मेरे लाल? श्लेष अलंकार है। आगे खरगोश शब्द है, आपको बताना है। खरगोश शब्द है, आपने देखा होगा, रैबिट। ठीक है, अंग्रेजी हम बोलते हैं रैबिट। और आपको ये बताना है कि इसको हम, जो खरगोश शब्द का प्रयोग करते हैं, ये किस भाषा का है? अरबी का, फारसी का, अरबी का, तुर्की का या देशज का? आपको बताना है। तो खरगोश जो शब्द है वो फारसी का है। ठीक है, आपकी समस्या का मैंने समाधान कर दिया और आंसर आपको मिल गया। आ जाओ, बढ़िया क्वेश्चन मिल गया है। कलभ का अर्थ बताओ। भैंस का बच्चा, कुत्ते का बच्चा, मुर्गी का बच्चा, हाथी का बच्चा, यानी कौनों का बच्चा जरूर हो, लेकिन आपको बताना है कि कौन एक बच्चा है। ठीक है, कमेंट आप कर सकते हैं, भैंस का बच्चा, कुत्ते का बच्चा, मुर्गी का बच्चा, हाथी का बच्चा। अरे भैया, हाथी का बच्चा। कलभ क्या होता है? हाथी का बच्चा होता है। ठीक है मेरे लल्ला। क्वेश्चन नंबर 23, आपको बताना है होर्ती रिकार में कौन सी संधि है? होर्त रिकार्ति में कौन सी संधि है? वृद्ध, गुण, दीर्घ या यण? आपको सिर्फ इसका उत्तर देना है, वृद्ध है, गुण है, दीर्घ है या यण है। तो देखो मेरे लाल, अगर होर्त और रिकार को हम तोड़ेंगे तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण री, अंतिम शब्द का पहला वर्ण क्या हो जाएगा? री। दोनों मिलेंगे तो दुई री, बड़ी री हिंदी में होबे नहीं करत। ठीक है, दुई रे, यानी जब इसका मेल मिलाप होगा तो ये बनेगा क्या? होर्त रिकार। क्या बनेगा? होर्त रिकार। समान वर्णों का जब मेल होता है तो उससे जो नए वर्ण की उत्पत्ति होती है उसे हम दीर्घ कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगा। संस्कृत का शब्द है, हिंदी में संस्कृत का शब्द है तो उसी के अकॉर्डिंग बनेगा, क्योंकि हिंदी में री से बनने वाले शब्द ही नहीं बनते, जो भी री स्वर से बनने वाले शब्द होते हैं वो संस्कृत के तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है मेरे लाल, आ जाओ, क्या गजब का क्वेश्चन आया है। देश की हानि जयचंदों से होती है रेखांकित। चलो हम कर दे रहे हैं,
भुला गया, हम ही तुमको दिखा दे रहे हैं कि रेखांकित कौन है। जय चंदों से होती है, रेखांकित पद में संज्ञा क्या है, सुना सुनाया शब्द है, पढ़ा पढ़ाया क्वेश्चन है, एकदम तुरंत मार दो। ये व्यक्तिवाचक से जातिवाचक बनाया गया है। जयचंद मतलब बहुवचन में रखा गया, कई जयचंद हो गए, तो ये किस में चला आएगा, जातिवाचक में चला आएगा। आ जाओ मेरे लाल, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, रसिक प्रिया के रचयिता हैं मलूक दास, बिहारी दास, दादू दयाल, केशव दास। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, जहां भी प्रिया आवे वहां केशव दास, जहां भी प्रिया आवे वहां केशव दास। ठीक, ज्यादा गहराई मत जाना। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा। ठीक है, देखो गोपाल स्वामी अयंगर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखो मेरे लाल, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, इसलिए आज 30 प्रश्नों की श्रृंखला में मैंने बहुत प्रश्न बताए हैं और ये प्रश्न मैं आपके कमेंट के लिए छोड़ रहा हूं कि इस प्रश्न का उत्तर मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करके बताइएगा, इसका आंसर मैं आपके कमेंट में मैसेज बॉक्स में दूंगा, यहां मैं नहीं बताऊंगा, इसका उत्तर आपको बताना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन डन, एक क्वेश्चन आज के बाद प्रैक्टिस सेट में एक क्वेश्चन ऐसा डन किया जाएगा जिसका उत्तर हर मेरे पार्ट को पढ़ने वाले स्टूडेंट को देना पड़ेगा। क्वेश्चन थोड़ा कठिन है मान सकता हूं, लेकिन मैसेज बॉक्स में आपको आंसर इसका मिल जाएगा। आपको पहले इसको पढ़ना है, पढ़ करके इसका आंसर देना है। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा का प्रस्ताव किसने रखा, मतलब हिंदी को राजभाषा बनाया जाए ये प्रस्ताव किसने रखा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल या गोपाल स्वामी अय्यर। आपको इसका आंसर कहां देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27। तो डरना नहीं, आंसर देना है। नौटंकी नौटंका शब्द का सही अर्थ बताना है। बोलते हैं गौवा वाले, का नौटंकी नौटंका किया है। ठीक है, तो बताना है नौटंकी माने क्या होता है, ड्रामा, अभिनेता, लोकनाट्य, अत्यंत हल्का, संगीत, धूर्तता, दिखावा, पहनावा। देखो नौटंकी माने होता है लोकनाट्य और नौटंका माने होता है अत्यंत हल्का, यानी प्रश्नानुसार बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28। ये क्या कह रहा है, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो गई है वह क्या कहलाती है। देख मेरे लल्ला, ऐसे क्वेश्चन परीक्षा के हार्ड होते हैं, हृदय होते हैं, जो रक्त संचारिकाओं को प्रेषित करती हैं बढ़ाने के लिए, जो बीपी को बढ़ा देते हैं। समस्या क्या है, पुरोषित पतिका भी तो नायिका है, वियोगिनी भी नायिका है, विरह विदग्धा भी नायिका है, खंडिता भी नायिका है। तो हम कैसे जाने कि जौने पति परदेश चला गया और वो मुंह फुला के घर पे बैठ गई हुई अब दुखी बैठी है, वो क्या होगी, वो पुरोषित पतिका होगी। वो क्या होगी मेरे लाल, पुरोषित पतिका होगी। तो वियोगिनी कौन होती है, तो वियोगिनी कौन होती है, जो पति से बिछड़ जाती है वो वियोगिनी होती है। कौन जरूरी नहीं है ऊपर पति परदेश से जाए, बिछड़ जाए, ठीक है, वो वियोगिनी उसके विरह में। और विरह विदग्धा क्या होती है, पति चला जाए और उसके याद में जलने लगे, उसे विरह विदग्धा कहते हैं। खंडिता क्या होती है, जो पति के रहते हुए दूसरे व्यक्ति के साथ रहती हो, उसे हम खंडिता नायिका कहते हैं। तो प्रश्न अनुसार ए ऑप्शन सही है। परीक्षा की दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए। 29वां क्वेश्चन आ जाओ, क्या कह रहा है, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। वाक्य है संकेतवाचक, संदेहवाचक, विधानवाचक, विस्मयवाचक थे। क्या समझे रहे हो कि हम यहाँ पूछेंगे संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है कि मिश्र वाक्य है। अरे पहले एक आप पढ़ो,
पढ़ करके उत्तर दो। समझ में आया? अर्थ के आधार पर है, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, विस्मयवाचक, विधानवाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक। और 8 में खाली एक संकेतवाचक होता है, जौने में एक वाक्य में 2 उपवाक्य प्रयोग किए जाते हैं। तो अगर ये नियम तुम्हें पता बा तो एक को मार के निकल दो पतली गली से। ठीक है, आ जाओ आज का अंतिम क्वेश्चन, खतरनाक भाई, एकदम खतरनाक। अब रही गुलाब में अपत कटीला डार, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अब रही गुलाब में अपत कटीली डार, मतलब कि अब गुलाब में केवल पत्ते झड़ गए, फूल झड़ गए, सिर्फ क्या रह गई? कटीली डालियां रह गई। आपको बताना है रूपक है, यमक है, अन्योक्ति है, पुनरुक्त है। मेरे लाल, कहा तो गुलाब को गया है, लेकिन ये संकेत उस हर व्यक्ति के लिए है जो पहले तो खूब गुलाब की तरह महकता, सबके लिए आकर्षण का केंद्र था, लेकिन समय के साथ उस व्यक्ति के साथ ऐसी घटनाएं हुई कि आज उसकी खुशबू, उसकी चमक, उसके आकर्षण समाप्त हो गए और वो मात्र एक हड्डियों का ढांचा बन के रह गया। अर्थात यहाँ अन्योक्ति अलंकार है। क्या है मेरे लाल? अन्योक्ति अलंकार। तो आज का हमारा ये वो जो पार्ट 3 था ये खत्म होता है। आपको ये पार्ट कैसा लगा? अपना अनुभव, आपके लिए ये कितना उपयोगी है, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हो सके जहां तक तो इस पार्ट को आप लाइक और शेयर करें, ताकि हमें थोड़ा आत्मविश्वास मिले कि अगला पार्ट हम जल्द से जल्द लेकर आपके सामने उपस्थित हों। तो सबका आज के लिए बस इतना ही। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।